यस सर, स्टार्ट कर दीजिए। ओके। तो चलो पहले ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा तो धीरे धीरे करेंगे। अभी अब मेरे को बताना अगर बीच में कुछ इश्यूज आते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। वैसे अगर मोबाइल पे हो तो आई थिंक इट्स बेटर कि इसको रोटेट कर लो, लैंडस्केप कर लो। और अगर लैपटॉप पे हो तो इशू नहीं है, लैपटॉप पे तो बड़ा बड़ा दिखेगा, आई थिंक इट्स मोर इजी। तो मे बी अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो आवाज़ के लिए मोबाइल यूज़ कर लो और देखने के लिए लैपटॉप यूज़ कर लो, ओके। तो वो अच्छा रहेगा। नहीं तो इसके सेटअप के लिए कुछ और करना पड़ेगा बाद में, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थर्मोडायनामिक्स। और अपना जो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे चार प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। और इन चार प्रोसेसेस में हमने देखा कि देयर इज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डन। तो अभी मैं बेसिकली एक एक करके वर्क डन के बारे में थोड़ा बताऊंगा ताकि अपना वो वर्क डन वाला टॉपिक ज़रा रिवाइज हो जाए। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हमारे पास चार प्रोसेस है। और चार प्रोसेस में पहला वाला जो प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी लिखाया था और उसी में हमने बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में मेरा वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो पिछला वाला नोट अगर लाए हो तो कोई मुझे बताएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में एक वर्क डन है जो हमें जानना है, हमने ऑलरेडी डिराइव करा है। सेकंड वाला मेरा था एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी इसमें ऐसा है कि अपने को ध्यान रखना है, स्क्रीन पे ही देखते रहना है और तभी जाके सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो सुनते रहना और उसके हिसाब से मैं लिखता सर जाऊंगा। तीसरा आइसोबैरिक। करेक्ट, तीसरा हो गया अपना आइसोबैरिक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो है कांस्टेंट। और एडियाबेटिक प्रोसेस में अपना जो हीट एक्सचेंज है वो सराउंडिंग से नहीं होती। और जो मेरा तीसरा है वो है आइसोबैरिक प्रोसेस, उसका भी एक वर्क डन होता है। और अपना जो चौथा है वो कौन सा है, आइसोकोरिक। तो आइसोबैरिक बार मतलब प्रेशर, सो प्रेशर कांस्टेंट। और आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो ये चार प्रोसेसेस हम पढ़ चुके हैं और इनका जो वर्क डन है हम थोड़ी देर में इसको यूज़ करने वाला है हीट इंजन को समझने के लिए, ठीक है। तो इन चारों प्रोसेस को अभी याद रखना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस वाले में मेरा टी कांस्टेंट है, टी इज़ कांस्टेंट जो हमने देखा। यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज। इस वाले पे मेरा प्रेशर कांस्टेंट। और आइसोकोरिक में मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट। वैसे लिखने वाली टेंशन है नहीं क्योंकि ये तो मैं सेव कर लूँगा, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा तो आप लोग आराम से उससे लिख पाओगे, ठीक है, वो इजी रहेगा। ओके, तो आज का जो मेरा टॉपिक है हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करते हैं हीट इंजन से, ठीक है। तो हीट इंजन से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट हम बोलेंगे आई साइक्लिक प्रोसेस। ओके, ये वर्क डन हम बाद में लिखेंगे एक बार। Let's talk a bit about cyclic process. Okay, तो वही चीज़ है जो मैं बेसिकली आपकी कॉपी में लिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं तो ऐसे बना के आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा, इट विल बी मोर इजी, ठीक है। और रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन केस अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो रिकॉर्डिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नोट की तरह बनाएंगे ताकि अगर बाद में क्वेश्चंस वगैरह भी आए तो यू कैन डायरेक्टली यूज़ दिस एज योर नोट्स। ओके, तो आई साइक्लिक प्रोसेस ऐसा होता है, जैसे साइक्लिक का मतलब ऑलरेडी पता है कि अपना जो प्रोसेस है वो वापस उसी जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। सो प्रोसेस वेयर द सिस्टम, ओके, सिस्टम मतलब वेयर द सिस्टम, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेट, रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेट। तो ये है मेरा साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है, जो अपना डेल्टा यू है वो है ज़ीरो हमेशा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिस्टम प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 में है तो ये जाएगा कोई और प्रेशर टेम्परेचर पे जा सकता है, वापस किसी और प्रेशर टेम्परेचर पे जा सकता है, बट फाइनली वो घूम फिर के P1, V1 और T1 पे ही आएगा। मतलब उसका जो इंटरनल सिस्टम है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग वापस घूम फिर के उसी सिस्टम में आते हैं।
ये क्यों चाहिए? बिकॉज हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंट्रेंस का ले लो या एग्ज़ाम्स का ले लो, हर जगह ये चाहिए। तो नेक्स्ट इज़ हीट इंजन। हीट इंजन, तो अगर मैं कुछ भी एक इंजन की बात करूँ, मान लो अपना पेट्रोल की गाड़ी या डीजल इंजन या स्टीम इंजन, ओके, सारी जगह एक मटेरियल होता है जो वर्क करता है, जो हीट जनरेट करता है। तो उसमें पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, स्टीम हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट। सो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस, ओके, दैट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। जितना भी मैंने हीट यूज़ किया उसको उसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो कभी कभी होगा कि ऐसा नहीं है कि यू विल हैव ऑल हीट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट सम ऑफ द हीट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क। फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन, जो हीट होता है उससे मेरी स्टीम जनरेट होती है और उसी की वजह से इंजन मूव करता है। तो दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड हीट इंजन। तो अपना जो ब्रॉड टॉपिक रहेगा हीट इंजन पे, ओके। सब ओके, अपना जो ब्रॉड टॉपिक रहेगा वो रहेगा हीट इंजन पे। तो अभी हम थोड़ा टाइम के लिए हीट इंजन को डिस्कस करेंगे और उसी के ऊपर अपना अगला थ्योरी भी रहेगा, हीट इंजन। तो देखते हैं हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन में तीन चीज़ें होती है जो अपने को जाननी चाहिए। सबसे पहली वर्किंग सब्सटेंस। तो जैसे कि मैंने बताया, स्टीम हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, कोल हो सकता है, राइट। सो जो वर्किंग सब्सटेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक हीट इंजन का। सो आई विल टेक इट एज वर्किंग सब्सटेंस, ओके। नंबर टू, देर आर टू रिजर्वर्स, ओके। ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछा तो ये लिखना है, right? What are the how does a heat engine work? So there are three main things based on which a heat engine will work. So the second one is external reservoir, ठीक है, at higher temperature। एक सिस्टम रहेगा एक्सटर्नल रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ये टॉपिक करेंगे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। हायर टेम्परेचर। और नंबर थ्री, और एक एक्सटर्नल रिजर्वायर रहेगा, बट दिस टाइम it would be at lower temperature, at lower temperature। तो ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या होता है, अपने पास एक हॉट रिजर्वायर होता है, ठीक है, ये एक हॉट रिजर्वायर मान लो, और एक कोल्ड रिजर्वायर होगा, ये एक कोल्ड रिजर्वायर मान लो, ठीक है, और बीच में होगा अपना इंजन, ये होगा हीट इंजन, ठीक है। और इफ़ आई टेक अ हीट, ओके, एंड व्हाट हैपेंस इज दिस, ओके। तो इसको थोड़ा लेवलिंग कर लेंगे, वैसे ये लेवल काम में आएगा, ये चाहिए भी होगा बाद में अपने को, ठीक है। ये हो गया मेरा हीट इंजन, ठीक है। ये हो गया मेरा हॉट रिजर्वायर, ठीक है, और ये हो गया मेरा कोल्ड रिजर्वायर। अब देखो, ये प्रोसेस समझ लो, एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं, समझा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं खुद। मान लो मेरे पास जो हीट रिजर्वायर है उससे एक हीट जनरेट हुई Q1, और वही हीट Q1 मेरे हीट इंजन पे पहुंची, ठीक है। उसमें से कुछ हीट यूज़ हो गया वर्क करने के लिए, some of the heat is used in doing work, and the rest of the heat is dissipated into the cold reservoir. So this is actually the idea or working of a heat engine. You have a hot reservoir जिससे मेरे को हीट Q1 मिलती है, वो हीट इंजन तक पहुंचती है, उसमें से कुछ हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, एंड रिमेनिंग इज गिवन टू द कोल्ड रिजर्वेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक हीट इंजन की बात करी तो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसको हम कोल्ड रिजर्वेयर ले लेंगे, और जो हीट इंजन है वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उससे जो स्टीम जनरेट हो रही है उसी से मेरा इंजन चल रहा है। तो पूरा का पूरा जो हीट है Q1 वो टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो वो 100% एफिशिएंट इंजन होती है, देयर इज़ नो लॉस ऑफ हीट। लेकिन कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि देयर विल बी जीरो लॉस ऑफ हीट, देयर विल बी डेफिनेटली सम लॉस ऑफ हीट, ठीक है। तो वो जो लॉस ऑफ हीट है वो है मेरा
Q2, ठीक है। और इसी के बेस पे अपना हीट इंजन काम करता है, ठीक है। तो हम जो बोलेंगे, अगर मेरे को कोई बोला कि ओके व्हाट इज़ द वर्क डन नाउ, द वर्क डन, ओके, वर्क डन निकालना है मेरे को W। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास टोटल हीट है Q1, और ये जो Q1 हीट है इसमें अ पार्ट ऑफ दिस इज़ यूज टू डू वर्क, और जो बाकी बचा वो चला गया मेरा बाहर, लॉस हो गया या वेस्ट हो गया, जो भी बोल ले। तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं अपना वर्क डन कितना है। वर्क डन इज इक्वल टू नथिंग बट द हीट गिवन एज एन इनपुट माइनस द हीट दैट इज लॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि अपना वर्क डन कितना है। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये, एक्चुअली क्या है, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो मैंने 10 कैलोरीज ऑफ हीट दी, ठीक है, और इसमें से वर्क डन जो हुआ वो हुआ 3 कैलोरीज का, ठीक है। तो 10 कैलोरीज ऑफ मैंने हीट दी, और जो वर्क हुआ वो हुआ 3 कैलोरीज का, और जो लॉस हुआ हीट का वो हो गया मेरा 7 कैलोरीज। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अपना जो वर्क डन है दैट इज़ नथिंग बट Q1 विच वॉज द इंटरनल हीट गिवन, और जो लॉस हुआ हीट का Q2। सो अगर मैंने इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लिया 10 माइनस 7, मेरे को जितना वर्क हुआ वो मिल गया 3 कैलोरीज। सो दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वर्क डन, ठीक है। वैसे इस पे तो करेंगे हम। और अभी नेक्स्ट जो अपना है वो है एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन। अभी कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट इज़ इट्स एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल एक लाइट बल्ब ले लिया, अभी वो कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक उसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम रहेगी, वही चीज़ डिसाइड करेगी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। लॉस नहीं है, वी कैन यूज़ इट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम एंड सो ऑन। So efficiency in general it is always output divided by input, okay. So the next topic that we want to take up is efficiency of heat engine, ठीक है, अपने हीट इंजन का एफिशिएंसी। सो आई एम राइटिंग डाउन इट इन सच अ वे कि आप लोगों को जब नोट बनाना पड़े तो इट शुड बी अनफ। इसी से आप बना लोगे, इसी से काफ़ी है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आई आस्क। इंडिकेट्स हाउ मच, मैंने अगर हीट दिया Q1, कितना मैं यूज़ कर पा रहा हूँ फॉर वर्क, वही मेरे को एफिशिएंसी बताएगा। सो इट इंडिकेट्स हाउ मच यूज़फुल वर्क, ओके, यूज़फुल वर्क, काम की काम वाली चीज़ होनी चाहिए। अगर वेस्ट हो रहा है तो वी कैन नॉट से इट इज़ यूज़फुल वर्क, ओके। हाउ मच यूज़फुल वर्क इज आउटपुट, ओके, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ, फॉर अ गिवन, ओके, एक सेकेंड, ओके। प्रियांश आवाज़ आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है, अब अच्छे से आ रही है। ओके। हाँ, ऐसे इंडिविजुअली फ़ोन कनेक्ट करके हेडफोन लगा के बैठोगे तो भी चलेगा, आई थिंक तब बेटर रहेगा, ठीक है। सो इट टॉपिक बात है एफिशिएंसी की, बात कर रहे थे एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन। लेट मी यूज़ अ डार्कर पेन। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग हमेशा उसको डिनोट करते हैं ईटा से, और डेफिनेशन होती है कि इंडिकेट्स हाउ मच यूजफुल वर्क इज आउटपुट फॉर अ गिवन amount of heat energy input, okay, given amount of heat energy input। तो मतलब मान लो मैंने कुछ हीट दिया, अभी मेरे को अगर हीट लॉस नहीं चाहिए, मतलब सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट होना चाहिए, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही। तो कितना मैंने कन्वर्ट कर लिया वही मेरे को एफिशिएंसी बताएगा। मान लो यहाँ पे 10 कैलोरी है, मैंने 3 कैलोरी यूज़ की, 7 कैलोरी वेस्ट हो गया, मतलब जो 3 कैलोरी है वही है मेरा वर्क, मतलब 30% एफिशिएंट है इंजन। तो आमतौर पे हमें लगता है 30% कम है, बट ऐसा नहीं है, 30% एफिशिएंसी इज़ वेल एंड गुड, ओके।
क्योंकि डेफिनेटली लॉस तो अपना होना ही होना है, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम लोग अभी फॉर्मूला लिखे इसका, तो वी कैन राइट डाउन दैट द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज द वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एज एन इनपुट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब भी लिखेंगे एग्जाम में ये नोटेशंस इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक स्टैंडर्ड नोटेशन यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा ईटा है वो है सर एफिशिएंसी। हाँ ये बताओ। ईटा है क्या है? ईटा मतलब एन को लिया ना और उसको नीचे खींच दिया ऐसे, ठीक है। फिर अपना जो डब्ल्यू है इधर लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा है वर्क डन। अपने को वर्क डन से मतलब है जितना वर्क डन होगा उतना अपना एफिशिएंट इंजन है, वर्क डन। और Q1 जो है वो है हीट इनपुट। प्लीज़ रिमेंबर, हीट इनपुट, कितना मैंने हीट दिया उस सिस्टम को, ठीक है। तो अगर मेरे को हीट इनपुट पता है तो मेरे को हीट आउटपुट भी पता है, क्योंकि मेरे को पता है ना वर्क डन कितना है। वर्क डन इज नथिंग बट वट एवर हीट वॉज गिवन इन एज एन इनपुट माइनस वट एवर हीट इज लॉस्ट, और बाकी वर्क में आ गया। सो वट एवर हीट इज गिवन एज एन इनपुट इज Q1 माइनस वट एवर हीट इज लॉस्ट दैट इज Q2, सो दैट इज माई वर्क डन। तो अगर ये वाला लॉजिक लगाएंगे तो अपना जो एफिशिएंसी होगी ईटा वो होगा, वर्क डन की जगह लिखेंगे Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अगर इसको सेपरेट करेंगे तो ये Q1 बाई Q1 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा मेरा Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो अभी हमें ये जो फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले को थोड़ा हम मार्क कर लें, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाली चीज़ हम लोग आगे जाके भी यूज़ करेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स के लिए भी चाहिए होगा। इस टॉपिक सारे जब ख़त्म हो जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के, तो डू न्यूमेरिकल्स, ओके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हमेशा आता है, बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, क्योंकि अपने एंट्रेंस में ये क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है बट बोर्ड्स में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसका आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे। इज ए 100% ओके एफिशिएंट हीट इंजन पॉसिबल? इसको मैथमेटिकली कैसे बताएंगे? प्रैक्टिकली तो अपने को पता है कि जो लॉस है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, बट उसको थोड़ा मैथमेटिकली भी देख सकते हैं हम लोग। हीट इंजन पॉसिबल, ओके। तो इसको ट्राई करते हैं। तो अपने को पहले तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन ले लेते हैं। तो अगर इफ वी टेक द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी, वी नो ईटा इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय Q1। ये हमने ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दैट मीन्स आई कैन राइट इट डाउन एज 1 माइनस ऑफ Q2 बाई Q1, ये भी हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, राइट। सो दिस इज देयर। नाउ इफ 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक बार नोट लिख लेते हैं। अगर किसी इंजन का एफिशिएंसी 100% है, मतलब ईटा इज इक्वल टू 1। अगर ईटा की वैल्यू 1 होती है मतलब इट इज़ 100% एफिशिएंट। ईटा कैन बी 0 to 1। अगर 0 है तो 0% एफिशिएंट, 1 हो गया तो 100% एफिशिएंट। अगर ईटा की वैल्यू मान लो 0.25 हो गया तो हो गई 25% एफिशिएंट। जो भी वैल्यू है उसको 100 से खाली मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे को परसेंटेज मिल जाएगा 0.25 एफिशिएंट। तो मेरे को बोला इज़ 100% एफिशिएंट इंजन पॉसिबल, ओके। तो हम लोग बोलते हैं चलो मान लिया 100% एफिशिएंसी पॉसिबल है, मान लिया इफ़ ईटा इज इक्वल टू 1, ओके। अगर ईटा 1 होता है मेरा, अगर ईटा की वैल्यू 1 होती है तो मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो Q2 बाई Q1 को उस साइड ले जाते हैं,
Q2 बाई Q1 को इस साइड ले जाते हैं और ये 1 माइनस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस वन विच इज़ इक्वल टू 0। और अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, Q1 को यहाँ ले आते हैं, इट कैन ओनली हैपन इफ Q2 इज इक्वल टू 0। Q2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है देयर इज नो हीट लॉस, देयर इज नो हीट लॉस। यहाँ देख लो, मैंने बोला Q1 हीट इंजन तक आया, वर्क हुआ, थोड़ा हीट लॉस हुआ, तो ये जो चीज़ है प्रैक्टिकल है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा है ना, थोड़ा हीट लॉस होगा ही, दैट इज़ definitely there. So there is no heat loss, which is practically impossible, which is practically impossible. So ये अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको मैंने जो अभी लिखा ना, एग्जैक्टली यही चीज़ लिखना है बस, और कुछ नहीं। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, अगर ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है मतलब हमने जो एजम्पशन करा था कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये प्रूफ हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन का हम लोग मोर और लेस ऐसे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड हीट इंजन। ओके, अपना जो हीट इंजन है वो कुछ कुछ इसी तरह से काम करेगा। और सिमिलरली वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट रेफ्रिजरेटर्स। ओके, लेट मी जस्ट ट्राई टू अरेंज दिस ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए बाद में, इफ आई गिव यू द नोट्स। हीट इंजन, ये हो गया हीट इंजन, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेटर। सर हाँ बताओ। एक बार ऊपर वापस करना, वो देखी नहीं। हाँ दिखा रहा हूँ, चेक करो। और अभी मुझे क्वेश्चन पूछो, डाउट है तो क्वेश्चन पूछो। यस सर। अच्छे से देखो, देवेश और कौस्तभ सही से देखो, इम्पॉर्टेंट है। यस सर। एक बार अगर हीट इंजन समझ में आ गया ना, अपने को रेफ्रिजरेटर भी समझ में आ जाएगा। अभी अभी जो हम कर रहे हैं ना, इसका दो फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो ये है कि मैं अभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि तुम लोग अभी नोट लिखो, मैं तुम लोगों को पीडीएफ भेजूँगा, तुम लोग नोट रेडी करना, ठीक है। तो अभी खाली ध्यान से सुनना है, कान में हेडफोन लगा के। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाद में चाहिए तो हम लोग दोबारा भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैं कर ही रहा हूँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा सर को, फिर सर से ले लेना। टॉपिक वाइज भेजूंगा, अरेंज करके भेजूंगा, कभी भी एक्सेसिबल होगा ये, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर अभी हम रेफ्रिजरेटर पढ़ते हैं। करें रेफ्रिजरेटर स्टार्ट। यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट आ गया मेरा रेफ्रिजरेटर्स। ओके, रेफ्रिजरेटर तो मान पता ही है अपने को कि वो ठंडा रखता है सामान को। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, रेफ्रिजरेटर्स। अगर हीट इंजन समझ में आ गया तो रेफ्रिजरेटर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपना जो हीट इंजन है ना, अगर हम लोग हीट इंजन की बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर ये मशीन है, हीट इज़ डन, वर्क इज़ डन बाय द इंजन। ओके, वर्क इज़ डन बाय द इंजन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बाय द इंजन होता है, बाय वर्क डन। और जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, वो ऑन द होता है। मैं किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ और किसी चीज़ से काम कर रहा हूँ, इन दोनों में अंतर है, राइट। सो ये जो रेफ्रिजरेटर है मेरा, ये जस्ट रिवर्स ऑफ हीट इंजन है, ठीक है। ब्लैक सही रहेगा। वर्क्स रिवर्स ऑफ हीट इंजन। जस्ट हीट इंजन के ऑपोजिट। ओके, अभी ऑपोजिट से मतलब क्या है, ये मतलब ऐसा है, ये डायग्राम फिर से एक बार बना लेते हैं। एक बना लिया हॉट रिजर्वेयर, एक बना लिया कोल्ड रिजर्वेयर, बीच में हो गया अपना इंजन। ओके, अरे ये तो इंजन कुछ और ही बन गया, इंजन नहीं है, रेफ्रिजरेटर है, राइट। दिस इज़ माय रेफ्रिजरेटर। ओके, और यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे कोल्ड रिजर्वेयर से
यहाँ पे जाएगा हीट, ठीक है, हीट विल बी लॉस्ट इन द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर है ठीक उल्टा काम करेगा। हम लोगों ने जो कोल्ड में जो मैंने हीट दिया उसको मैं Q1 ही लेता हूँ, और ये वाला पार्ट मेरा Q2 ही रहेगा, ठीक है। अभी मैं इसमें फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हीट रिजर्वेयर, दिस इज़ द हीट रिजर्वेयर एंड दिस इज़ द कोल्ड रिजर्वेयर। ये जस्ट ऑपोजिट टू रेफ्रिजरेटर है, तो इसका जो फ्लो है वो भी मोर और लेस ऑपोजिट है। एंड देन देयर इज सम वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर, ओके, ऑन द रेफ्रिजरेटर, ये मेरा वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर है। सो व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे कोल्ड रिजर्वेयर, बिकॉज देखो रेफ्रिजरेटर क्या है, अपने को फ्रिज है, उसको ठंडा रखना है चीज़ों को, तो मेरे को तो कोल्ड रिजर्वेयर एक चाहिए ना। सो जब कोल्ड आएगा रेफ्रिजरेटर पे और उस पर हम कुछ वर्क करेंगे, अपने आप तो करेगा नहीं, बाहर से मैं कुछ पावर सप्लाई दूंगा तब जाके वो काम करेगा। तो मैं जो कोल्ड आएगा उसके बाद वर्क डन करूंगा, और देन द हीट विल बी गिवन आउट इन द सराउंडिंग। तो हीट रिजर्वेयर अभी सराउंडिंग में हो गया। पहले हीट इंजन में सराउंडिंग जो था वो था मेरा कोल्ड रिजर्वेयर, अभी जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ पे सराउंडिंग हो गया मेरा हीट रिजर्वेयर, ओके। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे अगर हम लोग फिर से वर्क डन देखेंगे तो ये देखेंगे कि मेरा Q2 है और W है, ठीक है। Q2 और W मिल के मेरे को Q1 दे रहा है, बिकॉज ये दोनों इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। तो मेरा इनपुट क्या क्या हो गया, इनपुट हो गया Q2, इनपुट हो गया मैंने बाहर से एक वर्क करा, एंड देन आउटपुट आई एम गेटिंग इट इज Q1, जो हीट बाहर निकल गया, ठीक है। तो वी कैन से दैट Q1 is equal to Q2 plus W. Always remember, heat reservoir is always at a higher temperature compared to the cold reservoir, okay. cold का मतलब ये नहीं कि फ्रिज हो गया या below 0 डिग्री हो गया, ऐसा नहीं है। it is at a higher temperature, this is at a lower temperature, that is the idea behind हीट रिजर्वेयर एंड कोल्ड रिजर्वेयर। तो इस पे अगर हम लोग वर्क देखेंगे, वर्क डन इट इज़ नथिंग बट Q1 माइनस Q2, ठीक है। और अगर हम लोगों ने हीट इंजन देखा तो हीट इंजन में हमने ये देखा कि अपना जो वर्क डन है वो है Q1 माइनस Q2, बट दिस इज पॉजिटिव, ओके। बट जब रेफ्रिजरेटर होता है तो Q1 माइनस Q2 यू विल गेट इट टू बी नेगेटिव, ओके। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे मेरा वर्क डन होता है नेगेटिव। So just like we have efficiency for an heat engine, similarly we are actually having something which we call as coefficient of performance, okay, for a refrigerator, okay. So the next topic is COP of refrigerator, very important question even for entrance also, but in general भी ये काफ़ी important topic है, refrigerator COP। तो जैसे हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी नहीं होती। रेफ्रिजरेटर क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ओके, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको थोड़ा लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो अपना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है इसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा से, ओके, विल डिनोट इट बाय अल्फा। एफिशिएंसी को डिनोट किया था ईटा से, कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर परफॉर्मेंस को डिनोट करेंगे अल्फा से, ओके। और ये जो अपना अल्फा है दिस इज जस्ट द ऑपोजिट, ओके। उस वाले पे क्या था, वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ हीट एज एन इनपुट, ये यहाँ पे हो गया, ओके। जस्ट अ सेकंड, हेलो, अब आई एम क्लास टू फॉलो, हाँ। तो अभी अपना जो ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, और अल्फा कैन बी रिटन एज Q2 डिवाइडेड बाय W। मतलब मैंने कितना वर्क करा उस सिस्टम पे डिवाइडेड बाय कितना मैंने सप्लाई करा चेंज इन टेम्परेचर फॉर Q2। सो दिस इज़ द हीट, ओके, दिस इज़ द चेंज इन टेम्परेचर और हीट वी कैन से, और ये Q2 बाई डब्ल्यू हो जाएगा मेरा, Q2 बाई डब्ल्यू। और अगर हम लोगों ने पहले वाला देखा होगा हीट इंजन का, इस पे अपना जो एफिशिएंसी है इज़ नथिंग बट W डिवाइडेड बाई Q1, ओके। और यहाँ पे Q2 डिवाइडेड बाई W, इनपुट मेरा Q2 है ना यहाँ पे, तो ये मेरा इनपुट हो गया।
So this is the whenever we say this is the coefficient of performance. So this is actually a very important factor. और यहाँ पे एक चीज़ मैं नोट करना चाहूँगा कि अल्फ़ा कैन बी ग्रेटर देन वन. अल्फ़ा की जो वैल्यू है ये एफिशिएंसी जैसी नहीं होती. एफिशिएंसी वन से ज़्यादा हो नहीं सकता बिकॉज एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती. लेकिन अल्फ़ा ग्रेटर देन वन हो सकती है. ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो वी कैन से अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू. अभी डब्ल्यू क्या है, क्यू वन माइनस क्यू टू. सो वी कैन राइट इट डाउन इट एज क्यू वन माइनस ऑफ क्यू टू. ओके, तो अल्फ़ा कैन बी ग्रेटर देन वन बट इट कैन नॉट बी इन्फिनिटी. इनफाइनाइट नहीं हो सकता ये. कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हाई वैल्यू हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी इन्फिनिटी. ओके, इट कैन नॉट बी इन्फिनिटी. ओके, अभी ऐसा क्यों? बिकॉज यू नो इफ़ यू कंसिडर दिस क्यू टू प्लस डब्ल्यू जो मेरे डायग्राम में देख रहे हैं, क्यू टू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वन. मतलब मेरा जो वर्क डन है वो है क्यू वन माइनस क्यू टू. तो इन दोनों का डिफरेंस है. मतलब द वर्क डन दैट वी आर सेइंग इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. और if alpha has to be infinity, if alpha is equal to infinity, then by definition alpha must be equal to q2 divided by w. और इन्फिनिटी होने के लिए w को ज़ीरो होना पड़ेगा. अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तभी जाके ये इन्फिनिटी होगा. बट दिस वर्क डन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, w कैन नॉट बी ज़ीरो. तो जब W ज़ीरो हो ही नहीं सकती, बिकॉज वी आर सीइंग दैट दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस इन Q1 एंड Q2 एंड वी हैव टू डू एन एक्सटर्नल वर्क, नहीं तो रेफ्रिजरेटर काम नहीं करेगा. इसका मतलब यही है कि अगर W ज़ीरो नहीं हो रही है तो अल्फ़ा भी इन्फिनिटी नहीं हो सकती. बट अल्फ़ा की वैल्यू ऑब्वियसली हाई हो सकती है. ठीक है, इट्स नॉट दैट इट विल बी बेसिकली वन और समथिंग. इज इट क्लियर? रेफ्रिजरेटर. हाँ प्रियांश, देवेश, कौस्तभ, क्या सर? रेफ्रिजरेटर क्लियर हुआ? यस सर. ओके, तो अब हम लोग अगर डिफरेंस देखें हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में, जो दो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है वो है ये. एक हो गया मेरा हीट इंजन, लिख लेते हैं एक बार, और एक हो गया मेरा रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर. ठीक है, अभी पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स देख लो जो हम लोग मोरलेस ध्यान से देख सकते हैं. ठीक है, हीट इंजन में क्या हो रहा है बेसिकली, इफ़ यू आर हैविंग अ हॉट रिजर्वेयर, यू आर बेसिकली हैविंग अ हीट इंजन, और यहाँ पे आ गया मेरा कोल्ड रिजर्वेयर. ये आ गया मेरा कोल्ड रिजर्वेयर, एंड देन देयर इज वर्क डन. सो दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज W एंड दिस इज C. ओके, तो ये वाला पहला पॉइंट. और यहाँ पे ठीक उल्टा है. यहाँ पे मेरा ये मेरा हॉट रिजर्वेयर है और ये मेरा कोल्ड रिजर्वेयर है. यहाँ से कोल्ड रिजर्वेयर से हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है फॉर द रेफ्रिजरेटर, और इस वाले सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है. दिस इज़ वर्क, दिस इज जस्ट उल्टा. ये वाला मेरा Q2, ये वाला मेरा Q1. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. सेकेंड वाला पॉइंट जो है, हीट इंजन में हम लोग एफिशिएंसी की बात करते हैं. एफिशिएंसी इज़ नथिंग बट आउटपुट विच इज़ द वर्क डन डिवाइडेड बाय द इनपुट विच इज़ नथिंग बट Q1. लेकिन अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर की बात करें तो हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा, विच इज़ नथिंग बट Q2, जो ये वाली एक्सट्रैक्ट कर रही है हीट, डिवाइडेड बाय वट एवर वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम. यहाँ पे जो ईटा की वैल्यू है, जो मेरी ईटा की वैल्यू है, वो या तो ज़ीरो हो सकती है या तो वन हो सकती है. मतलब इट विल वेरी बिटवीन 0% एंड 100%. और यहाँ पे जो वैल्यू है अल्फ़ा की, इट कैन बी ग्रेटर देन वन. ओके, इट कैन बी ज़ीरो एंड ज़ीरो एज वेल. ओके, इट कैन बी ग्रेटर देन वन, बट अल्फ़ा can't be infinity. That is also a very important point in engine. Okay, refrigerator and heat engine. Number 4,
जो मेरी वर्क डन है वो पॉजिटिव है, ओके, वर्क इज डन, difference between these two, on by the system, sorry, by, this is the important term, by the system. लेकिन उसी जगह अगर हम लोग इसको ले तो वर्क डन इज नेगेटिव, और यहाँ पे होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। सो ये बाय, एक में ऑन और एक में बाय, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। सो अगर पूछे सवाल कि रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन में क्या फ़र्क है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखनी। ऑल्सो डायग्राम को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अभी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन, फटाफट थियोरेटिकल टॉपिक कर लेते हैं। वो है मेरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जस्ट अ स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें तो सिर्फ स्टेटमेंट ही है अपना, ठीक है, दो स्टेटमेंट है बेसिकली, सो राइट इट डाउन। सर हाँ बताओ, बताओ। इससे पहले वाला पेज खोलना है। हाँ, इससे आगे वाला, हाँ सर, ओके ये वाला। ओके, देखो सर एक बार पेज थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये हीट इंजन देखना था। ये वाली, यस सर। ओके। अभी एक्चुअली तुम लोगों को मैं नोट्स और सही तरीके से दे सकता हूँ ऐसे, तो नोट्स का तो अभी मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए अच्छे से। हम न्यूमेरिकल भी करेंगे बाद में, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, ज़्यादा टॉपिक भी कवर होगा इससे। हो गया सर, थैंक यू। ओके, तो अभी आते हैं अपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। तो अपना जो अब अगला टॉपिक है वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन सेकेंड लॉ एक्चुअली दो लोगों ने बताया है अलग अलग तरीके से, मीनिंग तो ऑब्वियसली सेम है। जो अभी हमने हीट इंजन पे पढ़ा एग्जैक्टली उसी के ऊपर बेस्ड है मेरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। इसका क्या गड़बड़ है, अभी सही है, ओके। So there are two statements given in second law of thermodynamics. The first statement is given by Kelvin and Planck. Okay, so दो statement है अपने, एक है Kelvin Planck statement और हमारा जो दूसरा statement है वो दिया गया है Clausius द्वारा. So this is called कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और ये हो गया क्लॉशियस स्टेटमेंट, CLAUSIUS स्टेटमेंट। सर हाँ, ये प्लैंक्स कांस्टेंट से रिलेटेड है क्या? नहीं, जो प्लैंक है ना उन्होंने बहुत जगह अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं साइंस में, तो उनका ही है ये, उन्होंने कैल्विन और प्लैंक ने मिलकर ये स्टेटमेंट दिया, तो वही प्लैंक है, द सेम प्लैंक, ठीक है। बट ये प्लैंक कांस्टेंट से लेना देना नहीं है इसका, ठीक है, इट्स नथिंग। तो हम लोग जब अभी स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो अपने को ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको, मैं एक बार स्टेटमेंट लिख लूँ, एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो टाइप इट, ओके।
सो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलता है कि नो प्रोसेस, ओके, हम लोग अभी जब हीट इंजन पे देखते हैं ना, हीट लॉस, हीट गेन, ये सारी चीज़ें प्रोसेस है, वर्क डन, ये सारी चीज़ें, ओके। सो नो प्रोसेस इज पॉसिबल जहाँ पे हम लोग कोई हीट लॉस नहीं कर रहे, लॉस हो गई, ठीक है, whose sole result, okay, sole result is the absorption, okay, of heat from a reservoir and the complete conversion तो सोल का मतलब क्या है? of heat, पूरी तरह, पूरी तरह, ठीक है, बता रहा हूँ, एक बार लिख लेते हैं, ओके, इनटू वर्क, ओके। सो दिस इज द आइडिया, ओके, जस्ट अ सेक, हाँ, इसको भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो अभी देखो, ये वाला मेरा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और इसका मतलब बताते हैं अभी, ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा अरेंज कर लें, नहीं, ऐसे ही ठीक है, ओके। So what does Kelvin Planck statement says? It says that no process is possible. Process मतलब हम लोग जो भी अभी बात कर रहे हैं, मान लो हीट लॉस, हीट गेन, वर्क डन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो ऐसा कोई भी एक प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका सोल रिजल्ट, मतलब जिसका अकेला रिजल्ट हो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वेयर और पूरा का पूरा वर्क डन कर ले, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ऐसा बोले कि मेरे पास एक इंजन है, ये मेरी हीट इंजन हो गई, और इस पे मैंने कुछ हीट दिया विच इज़ Q1, और ये जो Q1 है पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो गया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सोल, ओके, सोल रिजल्ट मतलब पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो द सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वेयर एंड द कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक नहीं बैठेगा यहाँ पे, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इसी तरह देर इज़ वन मोर स्टेटमेंट विच इज़ एक्चुअली गिवन बाय क्लॉशियस, तो अभी क्लॉशियस स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्लॉशियस ने क्या बोला? क्लॉशियस ने बोला कि घुमा फिरा के वही चीज़ है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ colder object to a hotter object, OPJECT, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्लॉशियस वाला स्टेटमेंट, इसको हम थोड़ा एडिट कर लेते हैं, ओके। So if you look into the Clausius statement, okay, इफ़ यू लुक इनटू द क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये एक्चुअली मेरा रेफ्रिजरेटर के बारे में बोल रहा है। ये वाली जो पॉइंट है जो केल्विन प्लैंक बोलता है, ये बोलता है हीट इंजन के बारे में। ले दे के दोनों तो सेम ही चीज़ है, एक पे मेरा इंजन का है और दूसरे वाले में रेफ्रिजरेटर का है, बस ये बता रहा है मुझे हीट इंजन के हिसाब से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बिकॉज यहाँ पे बोला है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जहाँ पे सारा का सारा हीट जो है वो वर्क डन में यूज़ हो जाए, तो वो हीट इंजन वाली बात हो गई। और इस वाले में क्या हो रहा है, ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है वो कोल्डर टू हॉटर ऑब्जेक्ट होती है। मतलब मेरे को अगर एक कोल्ड रिजर्वेयर से मान लो Q2 से हॉट रिजर्वेयर में हीट ट्रांसफ़र करना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, मेरे को एक एक्सटर्नल वर्क करना ही पड़ेगा। आई कैनॉट हैव अ प्रोसेस लाइक दिस।
सो दैट मीन्स इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसी वाली प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। और ये वाली जो लॉजिक है ये लगती है मेरी रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर्स। सो ये वाला लॉजिक है रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कभी ऐसा बोलते नहीं इन जनरल कि कोई भी क्लॉसियस बताओ या केल्विन प्लैंक बताओ, यू कैन टेक एनी ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। ईजियर याद रखना केल्विन होता है, बिकॉज यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, देयर विल बी सम लॉस। क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलता है कि वी कैनॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कोल्डर ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट until and unless some external work is done। एक्सटर्नल वर्क चाहिए, क्योंकि इन जनरल हमें पता है ना हॉट से कोल्ड में फ्लो करेगा, कोल्ड से हॉट में फ्लो नहीं करेगा। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दीज टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? देवेश क्लियर हुआ? यस सर। ओके। तो ये सारी जो डेफिनेशंस है ना, ये देखो एग्जाम में तो आएगा ही, समझना तो अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ये सम पॉइंट ऑफ टाइम ये थोड़ा रट्टा भी मारना पड़ेगा ताकि अपने को याद रहे। सिमिलरली और एक डेफिनेशन जो इस वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है रिवर्सिबल। सर हाँ बताओ। और ये कितना है ये रिवर्सिबल? हाँ, ये नेक्स्ट डे के लिए छोड़ना है क्या इसको? रिवर्सिबल वाला अभी भी है? देखो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक टॉपिक है, नेक्स्ट अपना आएगा टॉपिक आएगा कार्नोट इंजन, ठीक है। तो कार्नोट इंजन अपना लास्ट टॉपिक है, तो कार्नोट इंजन में काफ़ी टाइम चाहिए अपने को, ठीक है। तो वो एक क्लास तो पूरा उसी में जाएगा, लेकिन रिवर्सिबल वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है वैसे, ठीक है। करना है आज ये नेक्स्ट क्लास, इस पे शांत हो जाता हो सब। नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, तो अभी तक जो कराया समझ में आ गया? सर अभी